Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter What Books and Burials Tell Us, and in this regard we have discussed about the Rig Vedic period, or we can say the whatever information we get from Rig Veda, we have discussed about it, and then we were discussing about the burials. इस समय में बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थे जिनको कि मेगालिथ्स कहते हैं. एंड जो मेगालिथ्स होते थे दे आर जस्ट लाइक अ साइन पोस्ट, जहाँ पे भी जो भी ब्यूरियल साइट्स होते थे उसके ऊपर एक स्टोन बोल्डर लगा दिया जाता था. अब ये स्टोन बोल्डर जो लगाया जाता था वो कई तरह से होता था, जैसे हमने देखा था कभी उसका एक स्टोन्स का सर्कल बना दिया जाता था, या फिर कभी बड़ा सा एक स्टोन बोल्डर रख दिया जाता था, या कभी कभी वो अंडरग्राउंड भी होता था. तो इस तरह से हमने देखा था. और कुछ ऐसे भी ब्यूरियल साइट्स होते थे, मेगालिथ्स होते थे, जहाँ पर कि जो ब्यूरियल साइट था उसमें एक ओपनिंग होती थी, पोर्ट होल जिसको कहा गया है ना. एंड दैट ओपनिंग वाज फॉर विच पर्पस? इट वाज देयर फॉर द पर्पस दैट इफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली डाइज, देन दैट पर्सन ऑल्सो बरीड इन द सेम प्लेस, है ना. इसलिए वो पोर्ट होल रखा गया था, ओपनिंग जिसको हम कहते हैं, ताकि वो वहीं पर उनको बरी किया जा सके. इसके अलावे जो और चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि जब बरी किया जाता था तो उसके साथ उनके जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, जैसे कि हमने देखा वेसल्स रखे जाते थे खाने के साथ, पानी के साथ, है ना. एंड देन हॉर्स के भी स्केलेटन मिले हैं, हॉर्स इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, और इन्हीं इक्विपमेंट्स में पता चलता है कि इस समय जो टूल्स थे वो आयरन के बनने लगे थे. तो ये चीज़ भी, ये ट्रेंड भी मतलब आयरन का जो वो है यूज़ है वो स्टार्ट हो गया था. एंड ऐसे ही एक ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में, वहाँ पर जो एक ब्यूरियल साइट मिली है उसमें जैसे एक पर्टिकुलर ब्यूरियल साइट है जहाँ पर कि जिस पर्सन को बरी किया गया है उसके साथ में बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं वो भी बरी की गई है. लाइक उसमें हम देखते हैं कि स्टोन के बीड्स हैं, गोल्ड के बीड्स हैं, 33 गोल्ड के बीड्स हैं, कॉपर के बैंगल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं. तो बाकी जो ब्यूरियल्स हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, वहीं पर मिलती है. तो इट मीन्स कि देयर वॉज एग्जिस्टिंग अ काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस, है ना. सोशल डिफरेंस वहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, ये बताता है. उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर जो ब्यूरियल था एट नामगांव, उसको भी हमने डिस्कस किया था कि एक घर जो कि बहुत बड़ा घर था, जिसमें चारों तरफ 5 रूम्स थे, 5 रूम्स वर देयर, बीच में कोर्टयार्ड था. तो वहाँ पर एक ब्यूरियल मिलता है जिसमें कि जिसको बरी किया गया है पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को, वो एक क्ले के 4 लेग्ड जार में उनको बरी किया गया है. ठीक है. और ये जो 4 लेग्ड जार ऑफ क्ले है, इसको बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, और वो हाउस इटसेल्फ वाज इन द सेंटर ऑफ द विलेज, और उस हाउस के सेंटर में उनको बरी किया गया है. और मोस्टली जब बाकी लोगों का, जहाँ पे जो ब्यूरियल साइट्स में मिले हैं स्केलेटन इनाम गांव में, तो उनका पोजीशन स्ट्रेट है. बट ये जो जिस पर्टिकुलर ब्यूरियल की बात हो रही है उसमें क्या देखते हैं कि जो स्केलेटन मिला है वो बताता है कि जो जिसको बरी किया गया था वो क्रॉस लेग्ड रखा गया था उसको. तो और इसके अलावा ये भी देखते पता चलता है कि जो हाउस है उसमें ग्रैनरी भी थी. तो इस तरह का ऐसा अंदेशा, इट इज़ हाईली पॉसिबल दैट द पर्सन हु इज़ बरीड इन दिस हाउस he may be the chief of the village. क्योंकि जिस तरह से जो घर की कंडीशन हम देख रहे हैं और जो जिस तरीके से इनका ब्यूरियल किया गया वो यही बता रहे हैं. बट इस बारे में जिसको हम कहा जाए कि एकदम 100% हमें इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ऐसा ही था, ऐसी कोई बात नहीं है. हिस्ट्री ऐसी चीज़ ही है जिसके बारे में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ये हो जाती हैं, हाँ 100% सही समझ में आता है. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में एक पॉसिबिलिटी रखी जाती है. जो डिफरेंट एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो एक एविडेंस से दूसरे एविडेंस को जोड़ के एक कहानी बनाई जाती है. और कभी उसमें कुछ
मोस्टली बहुत सारी चीज़ें सच ही होती हैं, बट उसमें हर चीज़ सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एक अंदाजा होता है ना। तो उसी तरह से ये इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। अब कल की क्लास में मैंने यहाँ तक ये सब कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया था, है ना। अब हम क्या देखेंगे कि जो एक स्केलेटन के बारे में, जैसे कि जो भी एंशिएंट टाइम की चीज़ें हमें पता चल रही है, उसके लिए हमने देखा कि दो इम्पॉर्टेंट सोर्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। एक तो बुक हो गई और दूसरा ब्यूरियल हो गया। तो जब ब्यूरियल होता है तो उसमें जब एक्सकवेट किया जाता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट उसमें एक्सकवेशन करते हैं तो वो क्या उनको मिलता है, उनको स्केलेटन मिलता है। तो उस स्केलेटन के बेसिस पे उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलती है। जैसे कि एक स्केलेटन को देख के ये पता चल जाएगा कि वो किसका स्केलेटन है, मतलब एज, है ना। अगर हम स्केलेटन को देखें, इसको हम स्केलेटल स्टडीज कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं स्केलेटल स्टडीज। तो स्केलेटन से हमें क्या क्या पता चलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एज पता चलता है कि जिस पर्सन को बरी किया गया है उसकी एज क्या थी एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। तो बच्चों का जो स्केलेटन होता है वो स्मॉल होता है साइज में, है ना। और अगर हम देखें तो एज तो पता चल जाती है बट जेंडर नहीं पता चलता है। एज पता चल जाता है बट जेंडर में प्रॉब्लम आती है। क्या दिक्कत आती है, जेंडर पता करना स्केलेटन से आसान नहीं होता है कि जो स्केलेटन मिला है वो किसका है, वो मेल का है या फीमेल का है। इसके बारे में पता करना परेशानी आती है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हमने देखा कि जो ब्यूरियल किया जा रहा है उसमें क्या होता है कि ब्यूरियल के साथ साथ चीज़ों को भी बरे किया जाता था, है ना। जो अगर किसी का डेथ हो जा रहा है तो उसका डेड बॉडी तो बरी किया ही जाता है, उसके साथ साथ उसमें वो जिन चीज़ों को यूज़ करते थे उन चीज़ों को भी उसमें डाल दिया जाता था, है ना, हमने देखा है। तो जो चीज़ें डाली जाती उसके बेसिस पे ये पता करने की कोशिश की जाती है कि वो स्केलेटन मैन का है या वुमेन का है। लाइक अगर स्केलेटन में हमें ज्वेलरी मिलती है, ठीक है, तो ज्वेलरी है तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि ये वुमेन का होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट 100% करेक्ट टू से दैट ओनली ज्वेलरी कैन बी फाउंड ओनली विथ द स्केलेटन ऑफ वुमेन, बिकॉज उस समय की जब हम बात कर रहे हैं तो ज्वेलरी जो थे वो मैन भी पहनते थे, ऑर्नामेंट्स वर वॉर्न बाय मैन ऑल्सो। आज भी अगर हम देखें तो रिंग, ईयर रिंग, ये फिंगर रिंग जो होते हैं वो मेल पहनते हैं, चेन भी पहनते हैं मेल। तो इस बेसिस पे हम डिमार्केट नहीं कर सकते कि अगर ऑर्नामेंट्स हैं तो वो मेल है, अगर ऑर्नामेंट्स है तो वो फीमेल है, अगर ऑर्नामेंट्स नहीं है तो वो मेल है। दिस इज नॉट करेक्ट बेसिस ऑफ डिमार्केशन, ठीक है, ये सही नहीं है। अब इसमें कैसे एक दूसरा तरीका है, अगर हम जेंडर को डिटरमाइन करना चाहें कि जो स्केलेटन हमें मिल रहा है उसका क्या जेंडर है, अगर उसको हम देखना चाहें तो उसके लिए हमको क्या देखना होगा, उसके लिए हमें बोन का स्ट्रक्चर देखना होगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जेंडर ऑफ द स्केलेटन वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, ठीक है। बोन का स्ट्रक्चर देखना होगा। बोन का स्ट्रक्चर से क्या मतलब, हम क्या मीन करते हैं, ठीक है। तो जेंडर में हमें क्या देखना है, बोन स्ट्रक्चर। अब ये बोन स्ट्रक्चर से क्या मीन करते हैं, देखो ऐसा होता है ना कि जो वुमेन का जो बोन स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन। मैन और वुमेन के जो बोन स्ट्रक्चर होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो वुमेन के बोन का जो हिप होता है या जो पेल्विक एरिया होता है ना वो लार्जर होता है देन द पेल्विक एरिया ऑफ द मैन, बिकॉज जो चाइल्ड बियरिंग का जो काम होता है दैट इज डन बाय वुमेन ओनली, तो इसलिए उनका जो पेल्विक एरिया होता है वो लार्जर होता है। तो उस बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ये स्केलेटन जो है वो एक मेल का है या फीमेल का है। दैट इज वन ऑफ द बेसिस ऑन विच
यही बोन स्ट्रक्चर जो है, बोन के स्ट्रक्चर को देख के ये पता लगाया जा सकता है इस बात के बारे में। इसमें भी बहुत 100% करेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन इट इज़ इससे पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है ना, हमें हर तरह की जानकारी होती है मेडिकल साइंस के बारे में, इतने तरह तरह के रिसर्चेज होते रहते हैं, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो आज तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं मेडिकल की फील्ड में। लेकिन अगर हम अपने पीछे की अपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं तो व्हाट वी फाइंड दैट आवर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वाज आल्सो वेरी रिच इन दिस रिगार्ड। और इसमें हमारे एक फिजिशियन का नाम आता है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ दैट फिजिशियन, जो कि एंशियंट टाइम में आज से 2000 ईयर्स अगो वो फिजिशियन थे। उनका नाम क्या है? चरक, है ना। चरक वॉज द फिजिशियन। तो ये जो फेमस फिजिशियन थे चरक, उन्होंने एक बुक लिखा था, मेडिसिन की ही बुक है, मेडिसिन पे उन्होंने बुक लिखा था, जिसका नाम क्या, उनके नाम पे ही उनके बुक का भी नाम है, चरक संहिता। ओके, द बुक इज चरक संहिता। संहिता मीन्स कलेक्शन, है ना। चरक ने अपनी सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह, अपनी जो भी उनके पास नॉलेज था रिगार्डिंग मेडिसिन, उसको उन्होंने एक बुक के फॉर्म में दिया। तो चरक संहिता जो है वो एक बहुत ही जिसको हम कहेंगे काफ़ी एडवांस्ड बुक है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज भी मतलब बिल्कुल उस समय जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, वो बिल्कुल सही था। और इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू चरक देयर आर 360 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो 360 बोन्स का मतलब क्या हो रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज अगर आपने पढ़ा होगा तो हम क्या जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, मोर देन 200, बस 206 बोन्स होते हैं, है ना। तो चरक ने क्या कहा? 360 बोन्स। बट आज हम कहते हैं कि 360 बोन्स नहीं होते हैं, 200, मोर देन 200, है ना, बोन्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं आज के समय में कि ह्यूमन बॉडी में इतने ही बोन होते हैं। तो अब चरक और आज हम लोग कह रहे हैं 200 और चरक कह रहे हैं 360। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? इट्स नॉट कि चरक वाज रॉन्ग, है ना। चरक जो थे उन्होंने कुछ ज़्यादा बोन्स को काउंट कर लिया। कैसे बोन्स को उन्होंने काउंट कर लिया? लाइक टीथ को भी उन्होंने बोन में ही काउंट किया। इसी तरह से जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को भी उन्होंने बोन में काउंट किया। और कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज क्या होता है? जैसे ये जो हमारा फ्लेक्सिबल सा होता है, हड्डी होती है, बट मुलायम सी जो हड्डी होती है, उन सबको उन्होंने बोन में काउंट किया। इसी कारण उनका जो नंबर है आज के समय का, जो हम लोग कहते हैं 208 बोन्स होते हैं, उससे बढ़ करके ये 360 बोन्स पे आ गया है, इसलिए। ठीक है, तो ही वॉज नॉट रॉन्ग, उन्होंने कुछ ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर लिया, दैट इज़ वाई वो 360 पे पहुंच गए। तो हम ये चीज़ें जो है स्केलेटन के बारे में, ब्यूरियल साइट्स आर, दैट इज़ वाई ब्यूरियल साइट्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम ब्यूरियल साइट्स को एक्सकेवेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे नॉलेज हमें मिलती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं रिगार्डिंग द एंशिएंट टाइम, तो इसलिए इसका इम्पॉर्टेंस है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इनाम गांव के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि वहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या था, what people used to do in इनाम गांव। ओके, तो now we will see occupations at इनाम गांव। इनाम गांव को हमने देखा, है ना। इनाम गांव में किस तरह से
ब्यूरियल किया गया था वो हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि इनाम गांव में ऑक्यूपेशन क्या था। तो ऑक्यूपेशन के बारे में भी हमें कैसे नॉलेज मिलती है, आर्कियोलॉजिस्ट जो डिगिंग होती है, जो एक्सकवेशन होती है, उसी से हमें इनाम गांव उसी से हमें आर्कियोलॉजिस्ट जो डिगिंग करते हैं उसी से हमें उस समय के बारे में पता चलता है कि लोग उस समय किस तरह के क्या क्या करते थे। तो इसमें जब एक्सकवेशन हुआ तो क्या मिला है हमें, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे सीड्स मिले हैं, वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सेसमे, इन सब चीज़ों के सीड्स मिले हैं। ठीक है, तो जब सीड्स मिल रहे हैं हमें इतने सारे क्रॉप्स के, जैसे वीट है, बार्ली है, राइस है, ओके तो इससे क्या समझ में आ रहा है, व्हाट डज इट सेज, इससे ये समझ में आ रहा है कि इन चीज़ों की उस समय फार्मिंग होती थी। सो अदर देन दीज सीड्स some other things have also been excavated by the archaeologists. They have found the bones of number of animals, and on the bones of these animals what they found, cut marks. ठीक है, जो बोन्स हैं उस पे कट मार्क्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर बोन्स पे कट मार्क है इसका मतलब दीज एनिमल्स वर यूज्ड एज फूड, है ना। तभी तो अगर वो नेचुरली वो डेथ होती है उनकी एनिमल्स की तो कट मार्क्स नहीं होते, है ना। तो कट मार्क्स हैं इसका मतलब उनको फूड की तरह यूज़ किया जाता था। और इसमें बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स मिले हैं, लाइक कैटल है, बफेलो है, गोट है, शीप है, डॉग है, हॉर्स है, ऐश है, पिग है, सांभर है, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मॉन्गूस, ये सारे एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं। और उनके कुछ में, मतलब हर में तो नहीं बट ज़्यादातर में कट मार्क्स हैं बोन्स में। तो ये सारी चीज़ें क्या एक्सप्लेन कर रही हैं कि these animals were used as food by the people of इनाम गांव। अदर देन दिस जो स्केलेटन, जो बोन्स मिले हैं वो बर्ड्स के भी मिले हैं, क्रोकोडाइल के भी मिले हैं, टर्टल, क्रैब, फिश, इन सब के बोन्स मिले हैं। तो ये सारे एनिमल्स उस समय हुआ करते थे, ये पता चलता है। एंड अदर देन दिस देयर आर ऑल्सो एविडेंसेस विच प्रूव दैट पीपल वर गैदरर्स ऑल्सो, है ना। क्योंकि जैसे फ्रूट्स हैं, बेर है, आंवला है, जामुन है, डेट है, बेरीज हैं, उनके भी बहुत सारे हमें फ्रूट्स मिले हैं, सीड्स मिले हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये बताती है कि उस समय लोग क्या कर रहे हैं। अगर हमें इन सारे क्रॉप्स के सीड्स मिल रहे हैं इसका मतलब पीपल वर डूइंग फार्मिंग, है ना। सो व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, फार्मिंग कर रहे थे लोग। ठीक है, दूसरी चीज क्या हमें मिली है, एनिमल्स की बोन्स मिले हैं विथ कट मार्क्स। इट मीन्स पीपल वर हंटर्स ऑल्सो, है ना। हंटिंग करके वो उनको फूड की तरह यूज कर रहे थे। सो हंटिंग वॉज ऑल्सो डन इन द विलेजेस, है ना। इनाम गांव में हंटिंग भी की जा रही थी। तीसरी चीज क्या मिली है कि फ्रूट्स के सीड्स मिले। इट मीन्स कि पीपल वर गैदरर्स ऑल्सो, गैदरिंग वॉज ऑल्सो डन। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऐसा कभी नहीं होता था कि जैसे अब सिविलाइजेशन आगे बढ़ गया तो अब कोई भी हंटिंग गैदरिंग नहीं करेगा, अब एवरीवन विल डू फार्मिंग एंड हर्डिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। सभी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। हाँ, ये होगा कि जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है, नाउ मोर नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज देन द एक्टिविटीज ऑफ दिस हंटिंग एंड गैदरिंग, है ना।
ये हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग अब फार्मिंग करना ही स्टार्ट कर दिया और हंटिंग गैदरिंग अब होती ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो हैं वो इन आवर गाँव में हो रहे थे, फार्मिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये हमें सारा कुछ पता चल गया। बुक्स एंड ब्यूरियल्स से हमें समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे होती थी। बुक जो है वो ऋग्वेदा है, जो कि हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट की लाइफ के बारे में बताता है, और जो ब्यूरियल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं, वो हमें बताते हैं साउथ के बारे में क्या कैसी लाइफ थी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कश्मीर में, क्योंकि इन सब जगहों पे हमें ब्यूरियल्स मिले हैं, है ना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसी समय, जिस समय की बात हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं कि आज से 3500 ईयर्स अगो, लाइक उसको अगर हम वही बीसी में निकालेंगे तो वही हो जाएगा 2000 माइनस 3500, 1500 आएगा। तो 1500 बीसी, 1000 बीसी के अराउंड इंडिया में क्या हो रहा था, ये हमने देखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब हम देखेंगे एल्सवेयर इट्स नॉट कि ओनली सिविलाइजेशन वाज ओनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। जस्ट लाइक इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो देयर वॉज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसी तरह के ग्रोथ हो रहे थे अदर पार्ट्स में भी। क्या ग्रोथ हो रहे थे, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एल्सवेयर क्या हो रहा था। हर जगह की तो बातें हम नहीं जान पाएंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। लाइक व्हाट वाज हैपनिंग इन चाइना एट दैट टाइम, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आज से 3500 ईयर्स अगो, व्हाट वाज हैपनिंग इन चाइना। ओके, so what was happening in China around 3500 years ago, ठीक है। क्या हो रहा था वहाँ पे, तो चाइना में हम क्या देखते हैं कि चाइना में इसी टाइम में, जिस समय की हम बात कर रहे थे 3500 ईयर्स अगो, राइटिंग के फर्स्ट एविडेंसेस मिलते हैं कि लिखना जो स्टार्ट होता है वो इस समय हमको इसका एविडेंस मिलता है। और कहाँ लिखे जाते थे, जो राइटिंग के एविडेंसेस हमें मिले हैं चाइना में, वो राइटिंग किस पे होता था, सरफेस क्या होता था, एनिमल बोन्स, ठीक है, एनिमल बोन्स के ऊपर लिखा जाता था। और इस तरह के एनिमल बोन्स को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स। ओरेकल क्यों कहला रहा है, क्योंकि उनसे फ्यूचर प्रेडिक्ट होता था। प्रेडिक्शन यू नो द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्शन, जैसे फ्यूचर में क्या होना है, बहुत लोग होते हैं ना, दे आर कॉल्ड फॉर्च्यून टेलर, जो आपकी फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। दे आर कॉल्ड फॉर्च्यून टेलर। तो उन्हीं वो जो कहते हैं ना, दे आर कॉल्ड फॉर्च्यून टेलर। दीज पीपल हु टेल अस अबाउट आवर फ्यूचर आर कॉल्ड फॉर्च्यून टेलर। बट वो जो बोलते हैं कि हाँ आपके साथ ऐसा होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेडिक्शन। उन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि मुझे ये मिल जाएगा 1 महीने में, है ना। और किसी ने ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि मैं एग्जाम में फर्स्ट करूंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसी को हम प्रेडिक्शन कहते हैं। तो ये जो एनिमल के बोन्स पे लिखने का जो प्रैक्टिस हम देख रहे हैं कि वहाँ पर था इन चाइना, वो क्या था, वो क्यों था, वो ये था कि वो बोन्स पे लिख करके एक्चुअली प्रेडिक्शन किया जाता था, और इसीलिए इसको हम लोग ओरेकल बोन्स कहते हैं, ठीक है। तो राइटिंग ऑन एनिमल बोन्स। Writing on animals' bone, and these were called oracle bones.
क्योंकि इनसे प्रेडिक्शन किया जाता था। अब कैसे प्रेडिक्शन किया जाता था, व्हाट वाज द मेथड ऑफ प्रेडिक्शन? तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता था कि जो किंग, जैसे किंग्स दे वर वेरी मच वरीड अबाउट देयर फ्यूचर ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी होती थी, बैटल लड़ रहे हैं, आगे का प्लानिंग कर रहे हैं, क्या मतलब बैटल जीतने का अगर उम्मीद होगा तो फिर वो अटैक करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन तो हर किसी की लाइफ में होती है ना। हम भी अपनी लाइफ के लिए इक्वली, हमारे लिए भी हमारी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर हम जिनके बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं, दे आर किंग्स। तो किंग्स जो होते थे उनके मन में तरह तरह के सवाल होते थे। तो सबसे पहले क्या होते थे कि वो बोन्स पे क्वेश्चन लिखवाते थे। किससे लिखवाते थे? स्क्रिप्ट्स। लिखने वाले को क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट्स। जो लिखने की कला जानते हैं, है ना, दे आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट से वो बोन पे क्वेश्चंस लिखवाते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, जैसे क्वेश्चन कैसे होते थे, लाइक वुड दे विन द बैटल, जो बैटल होगा उसको क्या वो जीत पाएंगे? वुड द हार्वेस्ट बी गुड, हार्वेस्ट कैसा होगा? अगर हार्वेस्ट अच्छा होगा, हार्वेस्ट मतलब क्या हुआ? जो उपज हो रही है, जो खेती की जा रही है, तो उसे जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हार्वेस्ट अच्छा होगा तो उससे किंग को क्या फायदा होगा? किंग को ये फायदा होगा कि हार्वेस्ट अच्छा हुआ, अच्छी प्रोडक्शन हुई एग्रीकल्चर में, तो द किंग विल गेट मोर क्रॉप एज टैक्स, है ना। टैक्स लेते थे ना राजा, तो टैक्स लेते थे, तो हार्वेस्ट अगर अच्छी होगी तो उनको टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, हार्वेस्ट खराब हो जाएगा तो टैक्स भी कम मिलेगा। तो ये भी उनको वरी होती थी कि हार्वेस्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस होते थे, जैसे वुड दे हैव सन्स, क्योंकि सन की इम्पोर्टेंस जो थी वो उस समय की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो ये था कि सन उनको होगा या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस वो स्क्रिप्ट से लिखवा देते थे, किस पे? बोन्स पे। और उसके बाद क्या किया जाता था कि इस बोन को आग में रखा जाता था, फायर में रख दिया जाता था। अब क्या होता था कि वो फायर में जब रखेंगे तो क्या होगा कि क्रैक होगा, ऑब्वियसली गर्म होगा तो टूटता है ना, चीज़ें टूटती हैं। तो उसी तरह से बोन भी जो था वो क्रैक हो जाता था। और जब क्रैक हो जाता था बोन, तो उसके बाद वो क्रैक्स को स्टडी करते थे। कौन? क्रैक्स को स्टडी करते थे ये जो हमारे फॉर्च्यून टेलर जिनको हम कह रहे हैं, वो उन क्रैक्स को स्टडी करते थे। और क्रैक्स को स्टडी करके उस बेसिस पे, जैसा क्रैक हुआ उस बेसिस पे वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे कि क्या होगा फ्यूचर में, बैटल विन करेंगे राजा या नहीं, हार्वेस्ट अच्छी होगी या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वो होता था। बट यू शुड नेवर अंडरस्टैंड, यू शुड नेवर थिंक दैट ये प्रेडिक्शंस एकदम सही होते थे, है ना। ये सब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है, बट लोगों का ऐसा बिलीव होता है। तो उस समय की सोसाइटी में इस तरह के बिलीव थे, आज भी ऐसे होते हैं, है ना। आज भी हम लोग कई बार इस तरह की चीज़ों में बिलीव रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें तो हमेशा होती रहती हैं। तो इस तरह से किंग्स जो थे वो बोन्स को इस तरह से यूज़ होता था। इसके अलावा जो उस समय की किंग्स थे चाइना में, they used to live in palaces, as we have seen that जो हमारे समय में, इस समय में, इसी पीरियड में जो 3500 years ago की बात हो रही है, at that time इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो किंग्स थे वो पैलेस में नहीं रहते थे। उनके पास कोई पैलेस नहीं था, कोई हायरार्की, ये डायनेस्टिक रूल नहीं होता था कि उनकी फैमिली का ही जो मेंबर है वो आगे राजा बनेगा, ना ही कोई उनके पास रेगुलर आर्मी होती थी, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो लेकिन अगर चाइना को हम लोग देखते हैं तो चाइना में ऐसी बात नहीं थी। चाइना में जो था किंग्स जो थे वो पैलेसेस में रहते थे और उनके पास बहुत वेल्थ होता था, है ना। बहुत वेल्थ था उनके पास, बहुत डेकोरेटेड ब्रॉन्ज के वेसल्स होते थे, है ना। लेकिन वो आयरन का यूज़ नहीं जानते थे। जैसे अगर इंडिया से हम कंपैरिजन करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कंपैरिजन करें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस समय तक में आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था, बट चाइना में आयरन नहीं था, क्योंकि जो किंग है उनके पास जो हम वेल्थ की बात कर रहे हैं उसमें ब्रॉन्ज के ही वेसल्स मिले हैं और उसमें आयरन के वेसल्स नहीं मिले हैं। आयरन का कहीं भी कोई एक्सकवेशन में एविडेंस नहीं मिला है।
तो इस तरह से चाइना में जो किंग्स की कंडीशन थी वो हम देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि उनके पास पैलेस था, वेल्थ बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर ये जो इंडिया में जो उस समय किंग्स थे, दे वर जस्ट लाइक लीडर्स, दे वर चूजन बाय द पीपल इन द असेंबलीज, है ना। और बैटल लड़ना ही उनका काम होता था, और जो वेल्थ आता था उसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, है ना। हमने ये सब कुछ देखा है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, we have completed this chapter, and now in the next class we will discuss some of the questions from between the chapter, which are called the extra question. इन बीच से जो भी क्वेश्चंस निकलेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम विद इन द चैप्टर, बिकॉज there are so many number of questions can be asked from between the questions. So that is not possible. We will discuss some of the questions from between the chapter in the next class.